हाँ जी बच्चे, इफ आई आस्क यू वो साइलेंस प्लीज। इफ आई आस्क यू वो कौन सी लीवरेज है जो ईबीआईटी का इम्पैक्ट ईपीएस पर बताएगी? फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर क्वेश्चन कभी पूछे सेल्स का इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, वो कौन सी लीवरेज होगी? ऑपरेटिंग लीवरेज। ये पहचान हो गई है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज की। तो इनके परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला या इनके अपने जो बेसिक फॉर्मूला है कमिंग फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट वो याद हो गए हैं जी? ठीक, आइए पहले हम आज ना एनालिसिस की बात कर लेते हैं। Analysis of financial leverage on page number 4.6 please. On page number 4.6 analysis of financial leverage. हाँ जी, सबसे पहले अगर कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, मतलब नो इंटरेस्ट नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज आएगी 1। और कल आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें प्लान 1 में फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 1 नहीं आ रहा था, ऑल इक्विटी प्लान था वो, राइट? तो इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसी फर्म को हम अनलीवर्ड फर्म भी बोल देते हैं। फिर अगर लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगा तो लोअर फाइनेंशियल लीवरेज होगी, अगर हायर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन होगा तो हायर फाइनेंशियल लीवरेज होगी। ठीक, नाउ आप आज एक नई टर्म सीखने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चे इससे पहले जो हम ब्रेक इवन पॉइंट देख रहे थे अब उसका एक नाम हो गया है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अभी तक आपने उसको खाली वर्ड बोला ब्रेक इवन पॉइंट, बगल में वर्ड लगा दो ऑपरेटिंग। सो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? वो यूनिट्स जिन पर ईबीआईटी 0 हो, यही मतलब है जी। ठीक, आज आप सीखेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बाय द वे दिस इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट इन अ फ्यूचर चैप्टर, बट इसका कहीं ना कहीं जिक्र यहां पर भी आ गया है। इसका मतलब होता है वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज अ रुपी वैल्यू ऑफ ईबीआईटी। इसकी डेफिनेशन ही क्या है? दैट ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। वो ईबीआईटी कितना हो, दैट ईबीआईटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप ये देखो, अगर मेरे पास इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की ऑब्लिगेशन ज्यादा है तो क्या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा होगा? वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। सोचो ईबीआईटी से हाई इंटरेस्ट भी निकालना है और हाई प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालना है तो जाके ईपीएस नील होगा। सो दैट ईबीआईटी इज गोइंग टू बी अ हायर अमाउंट। बट किसी कंपनी के पास ये दोनों ऑब्लिगेशंस कम हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल ब्रेक इवन भी जल्दी आ जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का क्या मतलब है? जब इक्विटी वालों के लिए पैसा बचना शुरू हो जाता है उस पॉइंट के बाद, राइट? तो जब कंपनी के पास इंटरेस्ट कम है, प्रेफरेंस डिविडेंड कम है, तो इक्विटी वालों के लिए जल्दी पैसा बचना शुरू हो जाएगा, ईपीएस जल्दी आना शुरू हो जाएगा। सो दैट ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल, वो ईबीआईटी एक छोटी अमाउंट निकल कर आएगी। नाउ मैं आपको एक बार ना इसका फॉर्मूला भी बताती हूँ। लेट अस वर्क विद सम अज्यूम्ड फिगर्स जी। ईबीआईटी मुझे पता करना है जिस पर ईपीएस निल हो। लेट इंटरेस्ट बी ₹3000, ये मेरे पास कुछ ईबीटी आएगा। लेट टैक्स रेट बी 40%, तो ईएटी आएगा। मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास 2400 है, तो ये आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आता है ईपीएस। नाउ आई वांट माय ईपीएस टू बी 0, कहने का मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी 0 होनी चाहिए। तो बताओ फिर ईएटी कितना आएगा? 2400। अगर ईएटी आएगा 2400 तो ईबीटी कितना आएगा? 4000। क्योंकि टैक्स अगर 40% है तो ये कितना बच जाता है? 60%। 2400 अगर 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% क्या है? 4000। हेंस ईबीआईटी कितना आ गया? 7000। सो यहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन कितना आ रहा है? ₹7000, दैट ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। अब इसका एक फॉर्मूला क्या बन जाता है? मैं सिंपल एक फॉर्मूला लिख रही हूं, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। एक बार देखो, इधर इंटरेस्ट कितना था मेरे एग्जांपल में? 3000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? वैसे तो 2400, इसको प्री टैक्स पर ले आओ।
आंसर आ रहा है मेरे पास 4000, ये टोटल 7000। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? सिंपली इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस निल हो, उस ईबीआईटी में इंटरेस्ट भी निकलना है और उसी ईबीआईटी के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड का भी बर्डन है। बिकॉज हम ईबीआईटी की बात कर रहे हैं, प्री टैक्स फिगर की बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी प्री टैक्स बर्डन ही यहां पर कंसिडर होगा। ठीक, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमारे पास किसी फ्यूचर चैप्टर में आएगा। आपने क्या करना है, एनालिसिस वाले पेज पर कहीं पर टॉप पर या बॉटम पर आपने एक तो लिखनी है जी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन। इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं हम लिखेंगे, या पिछले पेज पर जगह है कुछ, वहां पर भी लिख सकते हो, वहां पर भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सिंपली दैट ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। Financial break-even point is equal to that EBIT at which EPS is nil. That EBIT at which EPS is nil. ठीक, एंड फिर आपने लिखना है इसका फॉर्मूला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट्स इट। इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ जी, डन हो गया। ओके, नाउ अब दोबारा से देखो, डू यू अग्री विद दी स्टेटमेंट्स? इफ अ कंपनी हैज हायर फाइनेंशियल लीवरेज, हायर फाइनेंशियल लीवरेज कब आ रही होगी? जब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन ज्यादा होगा, उस केस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर है। जहां पर लोअर फाइनेंशियल लीवरेज है, मतलब लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, वहां पर ब्रेक इवन भी लोअर होगा। नाउ नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मुझे एक साथ टेकअप करने हैं, फाइनेंशियल लीवरेज मोर देन 1, लेस देन 1 वगैरह वगैरह वाले। एक बार देखते हैं, ये है जी ईबीआईटी। इसमें से मैं अज्यूम कर रही हूं देर इज ओनली इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन विद द कंपनी, मतलब एक कंपनी के पास कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी रह जाएगा बच्चे। मुझे पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ईपीएस तक लेकर जाने की बात, मुझे ईपीएस तक लेकर भी नहीं जाना चीजों को। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। मान लीजिए ईबीआईटी है 10,000 और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है 4,000, ईबीटी कितना आ रहा है 6,000। मुझे फाइनेंशियल लीवरेज बताना कितनी आ रही है? 1.67। जी आपके पास पहला केस डिस्कस हो गया जी, व्हेन फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन 1। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन कोई भी बच्चा मुझे पढ़ के बताना, महक आप रीड करके बताना प्लीज। Operations above financial break-even level will be greater than fixed financial cost. ठीक है जी, अब आप ये देखो, इस पॉइंट पर हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं। आपने आज ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला लिखा है, क्या? इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन कितना आ जाएगा? जितना इंटरेस्ट है। मतलब वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस निल हो, ऐसी ईबीआईटी कितनी होगी बच्चे? 4,000। हमारे पास एक्चुअल ईबीआईटी तो 4,000 से ऊपर ही चल रही है ना। आप ये देखो, अगर ऐसे नहीं बात को समझना तो वैसे देखो, ईबीटी 6,000 है, टैक्स रेट कुछ भी हो, ईएटी तो कुछ पॉजिटिव में आएगा। और क्योंकि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, वो सारा ईएटी किसको बिलोंग करता है? इक्विटी वालों को। मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव ईपीएस तो आने वाली है, मतलब डेफिनेटली वी आर ऑपरेटिंग अबव द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मान लीजिए ईबीआईटी मात्र 3,000 है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 4,000, ईबीटी नेगेटिव आ गया जी, ईबीटी नेगेटिव आ गया, तो अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कितना हो जाएगा? -3। अब बच्चे ये नेगेटिव में जा रही है, लेस देन 1 अगला जो केस है वहां पर लेस देन 1 तो लिखा है, लेस देन 1 का क्या मतलब है? सीधा लेस देन 0।
लेस देन 0। ऑपरेटिंग लीवरेज की तरह यहाँ पर भी वही बात चलेगी, फाइनेंशियल लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1। कल हमने ओएल के बारे में ये बोला था, आज एफएल में भी ये चीज चलेगी, मैं आपको प्रूफ भी करके बता दूंगी। नाउ पॉइंट इज, व्हाट इज योर कमेंट अबाउट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट या ईपीएस? ऐसे में ईपीएस पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या नील आएगी? बताओ, सोच के बताओ। ईपीएस अगर ईबीटी नेगेटिव है तो मतलब ईपीएस भी नेगेटिव ही है, ईपीएस भी नेगेटिव ही है। सो वी आर ऑपरेटिंग बिलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन बताना, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस निल हो। और इसका एक फॉर्मूला था, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, इंटरेस्ट है कितना, 4000। तो अगर ईबीआईटी इक्वल टू 4000 है तब ब्रेक इवन आएगा। यहां पर तो ईबीआईटी लेस देन 4000 है, तो मतलब हम ब्रेक इवन के नीचे हैं, वी आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। और एक और केस कंसिडर कीजिए, वेयर ईबीआईटी इज जस्ट इनफ टू कवर इंटरेस्ट, तो एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन है। हम अज्यूम करें देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीटी निल मतलब ईएटी निल मतलब ईपीएस भी निल, बात ही खत्म, राइट? सो वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस निल हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इन दिस केस कंपनी इज ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इन दिस केस फाइनेंशियल लीवरेज इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड। आप एक बार अपनी बुक में वो तीनों केसेस देख लीजिए। हाँ जी, डन होगी बात। अच्छा, एक चीज, अगर मुझे फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर मानो जबरदस्ती 0 to 1 के बीच में लाना, मान लो 0.8 लाना है, इसका क्या मतलब है, ईबीआईटी 800 हो और ईबीटी 1000 हो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करके तभी 0.8 आएगा। ये ईबीआईटी है बच्चे, ये ईबीटी है। बताओ ऐसा कभी पॉसिबल है? सीधी सी बात है, बीच में इंटरेस्ट आता है, या तो कुछ इंटरेस्ट है या तो नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जितना ईबीआईटी उतना ईबीटी, या तो कुछ है तो डेफिनेटली ईबीटी एक छोटी फिगर होनी चाहिए। ये केस पॉसिबल हमारे पास नहीं है, इसलिए आपने एक लाइन जैसे कल लिखी थी ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में, यहां पर लिख सकते हैं दैट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1. It can be 0 or less or 1 or more. It can be 0 or less or 1 or more. अगर आपके पास इस पेज पर स्पेस नहीं है तो इसे पिछले वाले पेज पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1। या तो ये 0 होगी, देखो 0 पॉसिबल है। 0 कैसे पॉसिबल है? जब इंटरेस्ट ना हो, नहीं, जब ईबीआईटी ही 0 हो, जब न्यूमरेटर ही 0 हो। ईबीआईटी निल तो चलो हो सकता है, राइट? अब मैं आपको एक केस डिस्कस करवा देती हूँ। बेटा ईबीआईटी निल है, इंटरेस्ट देना है, बिल्कुल देना, 1000 रुपए का मान लो देना है। ईबीटी आ जाएगा नेगेटिव, कोई चक्कर नहीं, बट फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाओ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी क्या, 0। सो इट कैन बी 0 इफ ईबीआईटी 0, इफ न्यूमरेटर इज 0। सो इट कैन बी 0 और लेस, नेगेटिव में भी जा सकती है, और इट कैन बी 1 और मोर, बट इट कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। क्लियर हो गया जी? नाउ एनालिसिस में लास्ट पॉइंट, अगेन इट इज रिलेटेड टू बीटा। कल आपको बीटा के बारे में बताया था। बीटा इज अ कोफिशिएंट विच इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ एन शेयर in response to market changes. Now, if a company has high financial cost, मतलब उसके पास इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा है, और लेटर से मार्केट में एक पॉजिटिव खबर फैल गई है दैट कंपनी को कुछ ना कुछ एक प्रमोशन मिल रही है, बूस्ट मिल रहा है, उसका आउटपुट बढ़ेगा। सोचो आउटपुट बढ़ेगा तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा। अब उस ईबीआईटी में से निकलने वाला इंटरेस्ट तो फिक्स्ड है,
उस ईबीआईटी में बाद में क्या निकलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी फिक्स्ड है। तो बढ़ चढ़ के किसके लिए बचेगा, इक्विटी वालों के लिए। जब ये बात मार्केट में फैलेगी कि बढ़ चढ़ के ईपीएस बचना शुरू होगा, तो ऐसे शेयर की डिमांड एकदम से ऊपर चली जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, ऐसी कंपनी जिसके पास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, जितना ईबीआईटी बढ़ेगा मैग्नीफाई होकर ईपीएस इतना नहीं बढ़ पाएगा, तो ऐसे में शेयर प्राइस की इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलती है। सो पॉइंट इज, जहां फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है वहां पर मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है, इसलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाती है, हेंस उसका हाई बीटा रहेगा। या एक बार थोड़ा अनफेवरेबल साइड की बात करते हैं। लेट अस से कंपनी का आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है, ऐसे में रिस्क किसके पास ज्यादा है, जिस कंपनी के पास हाई फाइनेंशियल कॉस्ट होगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो एकदम से भाग जाएंगे कि देखो जी ईबीआईटी कम होता जा रहा है, बट उस ईबीआईटी में से निकलने वाला इंटरेस्ट तो उतना ही है जी। तो ऐसे में इक्विटी वालों के लिए अब कम बचेगा, हेंस इक्विटी वाले भाग जाएंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे, हेंस बीटा भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सो हाई फाइनेंशियल लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क एंड हेंस हाई बीटा। इसका क्या मतलब है कि EPS may be wiped off even with a marginal reduction in EBIT because financial leverage का percentage change वाला फॉर्मूला ही क्या है, percentage change in EPS due to percentage change in EBIT। मान लीजिए financial leverage मेरे पास चल रही है जी 7 times, हाई नंबर है ये, मेरे पास EBIT मात्र 20% से डिक्लाइन कर रही है, EPS कितने से डिक्लाइन कर जाएगा, 140% से। बच्चे कोई चीज 100% से डिक्लाइन करती है मतलब जीरो हो जाती है, और ये 100 से भी ज्यादा परसेंट से नीचे गिरेगी मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी। 100% से कम होना मतलब जीरो हो जाना, उससे भी ज्यादा कम होना मतलब जीरो के भी नीचे चले जाना, नेगेटिव हो जाना। सो ईपीएस मे बी वाइप्ड ऑफ विद अ वेरी स्मॉल रिडक्शन इन ईबीआईटी इफ अ कंपनी हैज हाई फाइनेंशियल लीवरेज। क्लियर हो गया जी एनालिसिस, ऑल राइट। मूविंग टू क्वेश्चंस, अब आप अपनी कॉपीज ओपन कर सकते हैं, इट्स लेक्चर नंबर 3 टुडे। स्नेहा वो ऐप में कोर्सेज लिए, मीटिंग में आपने कल आप चले, अरे मैं आज भी चली जाऊंगी, आज मैं 5 मिनट क्लास में जल्दी ओवर कर दूं, आपके कोर्सेज परचेज करवाने हैं। एक ही है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है, मुझे रिमाइंड करवा देना बेशक। हाँ जी। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना काम कर लिया, है मैं राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ JCPL लिमिटेड इज एज फॉलोज। ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ऑफ 10 ईच, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ 10 ईच, 10% डिबेंचर्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, टैक्स रेट बीइंग 30%, वैसे पैट की फिगर दे दी। Operating expenses including depreciation of 90,000 being 1.5 times of EBIT. Equity share dividend paid 15% and market price per equity share is rupees 20. You are required to calculate operating and financial leverage। सिर्फ और सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट पर फोकस कीजिए। दोनों तरीके की लीवरेज निकालनी है तो सबसे पहले क्या काम करना है जी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आप इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट स्टार्टिंग विद सेल्स टिल ईपीएस तक ले जाओ, ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, ब्लैंक फॉर्मेट। सेल्स से शुरू करो, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स से शुरू करो और ईपीएस तक ले जाओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट तो आ जाएगा ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा ईएटी, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आएगा
ईपीएस। लीजिए, क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन मालूम है, एटलीस्ट बैलेंस शीट का कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन फिट कर लो। हाँ जी, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 नीचे है, वैसे टोटल बुक वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 8 लाख। तो मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 80,000। फिर उसके बाद इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताई 6,25,000, उस पर डिविडेंड रेट कितना है, 8%। तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया, 50,000। फिर उसके बाद डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट 4 लाख पर 10% कितना हो गया, 40,000। तो ये इंफॉर्मेशन आपने फिट कर दी। बच्चे ये इंटरनल कॉलम में वर्किंग लिखनी होती है, लिखना जरूर। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना बताया हुआ है, 1,82,000। अच्छा, टैक्स रेट बीइंग 30%। तो क्या यहां से हम ईबीटी पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर 1,82,000 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये 70% है, क्योंकि टैक्स तो 30% है जी। तो ये कितना बता रहे हैं आप, 2,60,000। तो ये 78,000 है टैक्स। ठीक है, ठीक है। मैं इतना समझती हूँ कि आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी तो देखो आ ही जाएगा, कितना, 1,32,000। और ईपीएस कितना आ रहा है, 1.65। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में रिवर्स वर्किंग करके आपको ईबीआईटी भी क्लियर हो रहा होगा, कितना है, 3 लाख। यहां तक तो आप लोग पहुंच जाओगे, यहां तक तो आप पहुंच जाओगे जहां आपने ईपीएस भी कैलकुलेट कर लिया और रिवर्स वर्किंग करके ईबीआईटी भी आपने पता कर लिया। ईबीआईटी के ऊपर की कहानी अब फिगर आउट करनी है। उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स कॉस्ट भी होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी खर्चा है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4.5 लाख, 4,50,000। इन्होंने बताया इसमें डेप्रिसिएशन है 90,000। बेटा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में आता है या वेरिएबल में, फिक्स्ड में। आप अज्यूम कीजिए दैट डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। इस अजम्पशन के बिना मेरी बात बनेगी नहीं। अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 3,60,000। लीजिए, अब आपके पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड मिलाकर। इसमें आप अज्यूम कर लो कि फिक्स्ड में एक ही चीज आ रही है जी, डेप्रिसिएशन। सो अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज दी ओनली फिक्स कॉस्ट, बाकी का बच गया वेरिएबल। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो और लीवरेज के आंसर निकाल लो। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 3,90,000। वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 था, तो सेल्स आ गई 7,50,000। चलिए जी, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। प्रॉपरली फॉर्मूला लिखेंगे।
हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज तो 1.3 टाइम्स है, और फाइनेंशियल लीवरेज 1.6। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। EBIT अपॉन EBT माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। EBIT 3 लाख है, EBT कितना है? 2,60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000 है, और टैक्स रेट कितना है? 0.3। तो आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाय 0.7, 7,142,429 या 428, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर 1.59 समथिंग आ रहा है। 1.59 आगे 09 है। फाइव नाइन 1.5909 है। वन पॉइंट फाइव नाइन जीरो नाइन। हाँ जी। तो बच्चे ऐसा है, अगर आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक भी रखना है तो यू विल से 1.59 नॉट 1.6। छोटी सी बात है, बट नाउ थिंग इज, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन लीवरेजेस का इस्तेमाल हो। इस्तेमाल कहां पर? परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला में। मान लो इसको तो हम बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला, और क्वेश्चन अगली रिक्वायरमेंट में कुछ परसेंटेज चेंज वाली बात होता है कि अच्छा, इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 10%, बाय हाउ मच विल EPS इंक्रीज, ऐसा कुछ। तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगता है। ये चीज अगर आगे यूज हो रही है तो मेक श्योर लीवरेज का नंबर आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। इफ इट इज द फाइनल आंसर, इसमें इस्तेमाल नहीं होना, 2 डेसिमल प्लेस तक रख लो। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, इसने आगे जाके भी इस्तेमाल होना है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक रख लो। यही रूल कहीं ना कहीं हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तो लगाया है। कोई भी रेट निकालते हो और उस रेट ने आगे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, कैलकुलेटेड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी। तो 1.59 सबके पास आ रही है ये। ऑल राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड रिक्वायरमेंट, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड। सोनू आ रहा है 1.59 आ गया ना? ठीक है। कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, बच्चे ध्यान से देखिए, कुछ कुछ चीजें इस चैप्टर में आर कमिंग फ्रॉम चैप्टर रेशियो एनालिसिस। वो आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, वैसे इधर सिलेबस में भी है, बट सिलेबस में कहीं ना कहीं बाद में जाके डिस्कस होता है। जहां जहां रेशियोज आएंगी मेरा ही फर्ज है सबसे पहले आपको डिस्कस करवाना। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में कहां से निकाल कर देते हो? कहां से प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला ही यही है, पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। न्यूमेरिकल फिगर के हिसाब से काम करो तो पहले चलो फॉर्मूला लिख लो। हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 50,000। और पैट कितना है? इनकम स्टेटमेंट देखकर बताओ। 1,82,000। तो ये आपके पास कितना आ रहा है आंसर? 3.64 टाइम्स। 3.64 टाइम्स। तो अगर कोई हमसे पूछे प्रेफरेंस डिविडेंड की कवरेज कैसी है, हम बोलेंगे 3.64 टाइम्स है जी। जहां से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल कर देना है वो अमाउंट मेरे पास अच्छी खासी है। इट कैन कवर प्रेफरेंस डिविडेंड 3.64 टाइम्स, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट कवरेज रेशो, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। बच्चे इक्विटी डिविडेंड हमने कुछ उठाकर दिया है, कितना दिया है? क्वेश्चन बता रहे हैं आपको 15%। तो नीचे कहीं आपने आपने 3-4 लाइनों की जगह छोड़ दो, आप इक्विटी डिविडेंड की अमाउंट लिख दो। हाँ जी, 15% किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू इक्विटी की कितनी है? 8 लाख। तो ये कितना आ रहा है? 1,20,000। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा सोचो। इक्विटी डिविडेंड आपने कहां से उठा कर देना है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी से।
अर्निंग्स फॉर इक्विटी से इनके लिए अवेलेबल ही क्या है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और अर्निंग्स फॉर इक्विटी बच्चे आपके पास कितनी है, 1,32,000। इक्विटी डिविडेंड है 1,30,000। तो ये बताओ कवरेज कितनी आ रही है, 1.1 टाइम्स। earnings for equity are sufficient enough to cover equity dividend 1.1 time only. बताइए जी, क्लियर हो गया ये। सिमिलरली क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, मैं अगर आपसे पूछूं बस फॉर्मूला बना के बताना, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला आप ही सोचो क्या होगा। बिल्कुल, जिस चीज की कवरेज पूछी है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, जहां से वो चीज निकाल के पे करनी है। इंटरेस्ट कहां से निकाल कर पे करना है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्लियर होगी ये कवरेज रेशो। प्रॉपरली हमारे पास आएगी रेशो एनालिसिस चैप्टर में, बट जहां जहां बीच बीच में आ रही है मैंने आपको डिस्कस करवा दी है। डन हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट हमसे अब और क्या पूछा है, अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशो। अगेन ये भी आगे की बात है, बट यील्ड वर्ड का मतलब समझना। यील्ड वर्ड का मतलब होता है बच्चे रिटर्न, और यील्ड वर्ड हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इन्वेस्टर सोच रहा है कि वो अगर आज इक्विटी शेयर में पैसा लगाएगा तो आज का मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, और उसके बदले में उसको रिटर्न क्या मिलेगी, रिटर्न मतलब अर्निंग, तो ईपीएस। हेंस हमारे पास अर्निंग यील्ड रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। हाँ जी, ईपीएस आपने निकाली हुई है कितनी, 1.65। मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन ही बता रहा है 20। बच्चे मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन ने बताया हुआ है हमें 20। ये देखो रिक्वायरमेंट से पहले 20, और ये आप मुझे बता रहे हैं 8.25%। इट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज, इसलिए हमने इंटू 100 किया। सोचो कोई भी रिटर्न आप कैलकुलेट करते हो, रिटर्न परसेंटेज वो एज परसेंटेज ही आती है। अच्छा पैसा लगाया, कितनी कमाई हुई, तो परसेंटेज के हिसाब से ही आंसर देते हो जी, 10% कमाया, 12% कमाया, राइट। नाउ इसी रिक्वायरमेंट में आपसे एक और चीज पूछी है, क्या, प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फॉर्मूला मीनिंग तो मैं अभी बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला इसके नाम से ही आएगा बेटा। प्राइस मतलब एमपीएस, अर्निंग मतलब ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस, और ये टाइम्स में आती है, और ये टाइम्स में आती है। आंसर तो निकाल लोगे, आंसर तो कुछ भी नहीं है क्या, 20 अपॉन 1.65, 12.12 टाइम्स, यही आ रहा है। आप देख सकते हैं अर्निंग यील्ड रेशो का रेसिप्रोकल ही है, अर्निंग यील्ड रेशो का रेसिप्रोकल है। बट थिंग इज ये टर्म आप थ्रू आउट द सिलेबस, पीई रेशो इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, पीई रेशो बहुत देखने वाले हो। नाउ व्हाट इज पीवी रेशो, व्हाट डज इट इंडिकेट, ध्यान से देखिएगा। ये इंडिकेट करती है कि वैल्यूएशन जो चल रही है मार्केट में, मार्केट प्राइस पर शेयर को देखकर बोलती है ये वैल्यूएशन जो चल रही है ये एक ठीक वैल्यूएशन है कि नहीं। बिकॉज समटाइम्स शेयर प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। असली में जो मार्केट प्राइस चलता है वो मार्केट प्राइस होता है विच इज नॉट फेयर मार्केट प्राइस। फेयर का क्या मतलब होता है, आपने एक वर्ड कहीं पर पढ़ा होगा, इंट्रिंसिक। अकाउंट्स में वर्ड पढ़ा है कहीं पर, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, What do we mean by the word intrinsic? अच्छा कहाँ यूज किया वर्ड इंट्रिंसिक अकाउंट्स में, बताओ। अमेलगमेशन में। अच्छा अमेलगमेशन में भी आगे कहाँ, परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए ये वर्ड यूज होता है, उसके अलावा कहीं यूज होता है नहीं। इंट्रिंसिक वर्ड भी नहीं पता, चलो छोड़ो। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब जो होना चाहिए। अब एक चीज है इंट्रिंसिक जो होना चाहिए,
और एक्चुअल में कहानी अलग ही चल रही होती है। एक्चुअल में शेयर प्राइस वो कभी नहीं होगा जो होना चाहिए। हमेशा जो शेयर मार्केट में प्राइस है या तो वो ओवर वैल्यूड होता है या तो अंडर वैल्यूड होता है। हाँ, कभी कभार जाकर मार्केट करेक्शन हो जाती है, थिंग्स गेट बैक टू जो होनी चाहिए, बट वैसे अक्सर ऊपर नीचे चीजें चलती रहती है। नाउ एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैंने आपसे परसों भी पूछा था कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, किसी ने बोला था नहीं। मैं दोबारा से पूछूंगी, कोई इन्वेस्ट कर रहा है? कुछ सुना है पीई रेशो के बारे में? आपने पूछकर कब शुरू किया? 2 महीने पहले। उस दिन क्यों नहीं बोला था फिर परसों? एसआई में पैसे लगा दो, तो एसआईपी में लगाने से पहले कुछ कुछ चेक किया था पहले? देखा है कौन सी मतलब ज्यादा रिटर्न देगा, कौन सी ज्यादा सेफ है। मुझे भी बता दो। डिपेंड गोल्ड पता है इंडेक्स फंड हाँ, गोल्ड और फंड। एक मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप या कौन सा? लार्ज कैप। लार्ज कैप। ठीक है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का आई थिंक सो आई हैव मिड कैप ओनली, एंड वो सिर्फ एसआईपी की बात है। बट अगर मैं इंडिविजुअल शेयर की बात करूं, हमेशा कभी भी आप पैसा लगाएंगे एक इंडिविजुअल शेयर में, चेक समथिंग कॉल्ड इट्स पीई रेशो। पीई रेशो हमें ये बताती है कि उसका मार्केट प्राइस पर शेयर उसके ईपीएस के कितना गुना है। नाउ हमेशा वी वुड वांट कि पीई रेशो हाई होनी चाहिए, बट ऑलवेज हाई पीई रेशो इज नॉट अ गुड थिंग ऑल्सो। मतलब सोचो, पीई रेशो अगर हाई है मतलब एमपीएस हाई होगा। नाउ वी वांट कि हाँ जी, इक्विटी शेयर का प्राइस अच्छा खासा होना चाहिए, बट ऑलवेज बी केयरफुल, कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। कई बार कई उस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं होते हैं इतने हाई इक्विटी शेयर जस्टिफाई करने के लिए। कई बार सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन एक्टिविटी की वजह से मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर हो चुका होता है, ओवर वैल्यूएशन चल रही होती है। तो आपने ये देखना है ये हाई मार्केट प्राइस पर शेयर जेन्युइनली जस्टिफाइड है या इट इज एन ओवर वैल्यूड थिंग। Because high PE ratio is not always a good thing. If it is high due to strong fundamentals, नहीं जी बाकी कंपनी इज डूइंग वेल, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इसके पास और भी अच्छा फ्यूचर एक्सपेंशन स्कोप दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली उसका मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर जाएगा, पीई रेशो ऊपर होगी। बट वो अगर पीई रेशो ऊपर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रीजंस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जस्टिफाइंग रीजंस है, बढ़िया। अगर कोई जस्टिफाइंग रीजन नहीं है, वैसे क्वार्टरली रिपोर्ट में लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में पीई रेशो हाई हो रखी है, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर वैसे हाई चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे शेयर से बच के चलो। सो डू नॉट लुक फॉर हाई पीई रेशो, लुक फॉर हाई पीवी रेशो विद स्ट्रॉन्ग रीजंस। ये चीज होती, ठीक है जी? ओके। सो पीई रेशो इज समथिंग जो कि आप थ्रू आउट द सिलेबस देखने वाले हैं। मीनिंग तो आपको मैं टाइम टू टाइम रिकॉल करवाती जाऊंगी। फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्या? सिंपली प्राइस अर्निंग, प्राइस बाय अर्निंग, एमपीएस बाय ईपीएस, खत्म। हाँ जी, बताओ बेटा, कोई दिक्कत है? बंद तो नहीं होगा? टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? मुझे रिमाइंड करवाना, धीरज सर के आने से पहले इसको वापस 24 पे करना है, सर ने बोला हुआ है। चलिए जी, नाउ लास्ट थिंग, नेट फंड फ्लो बच्चे। थिंग इज, फंड फ्लो इज समथिंग सिमिलर टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैश फ्लो। अभी के लिए आप मान के चलो फंड फ्लो मतलब कैश फ्लो, वैसे असली में दोनों चीजें अलग अलग होती है। बीकॉम का सेपरेट टॉपिक है ये, बीकॉम के एग्जाम्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग है। बट अभी के लिए मान के चलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैलकुलेट कैश फ्लो। कैलकुलेट कैश फ्लो, मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ बच्चे। आई विल बी बैक इन अ मिनट।
हाँ जी, कैश फ्लो का आंसर बताओ काशवी। 1 लाख, गौतम बता रहे 1,92,000 आपके पास आया ही नहीं, ये कैश फ्लो है यार। 1,02,000 और कोई डिफरेंट आंसर जी, वैरायटी चाहिए। कंपनी के पास कितना कैश बचता है बताओ, निकालने में क्या परेशानी है। बताइए बताइए बताइए। 1,80,000 और डिफरेंट आंसर। हिमांशी आपके पास आंसर ही नहीं है, कैसे बना। नहीं बनानी नहीं है, पर ये नहीं है कि वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाय द वे इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भी नहीं शायद हमारे पास। सिंपल फाइनल आंसर कैश 1,02,000 स्क्रीन पर है सामने जी। और भव्य आपके पास आंसर। वंशिता आपके पास आंसर। यार यार कैश फ्लो बुलाओ साहिल सर को मैं, कमाल कर रहे हो। चलो सुनो, सीधा तरीका क्या, इनकम स्टेटमेंट की तरफ आओ, एक एक करके बताओ यस और नो। सेल्स आई कैश में, वेरिएबल कॉस्ट गया कैश में, फिक्स कॉस्ट गया कैश में क्योंकि ये डेप्रिसिएशन थी। फिर इंटरेस्ट गया कैश में, टैक्स गया कैश में, गया। नो क्यों, टैक्स क्या सरकार को, प्रेफरेंस डिविडेंड गया कैश में। अच्छा जी, तो 1,32,000 पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही नॉन कैश आइटम थी, कौन सी, डेप्रिसिएशन। रादर देन एडजस्टिंग इंडिविजुअल थिंग्स, ये माइनस ये माइनस ये, चुपचाप हम क्या करेंगे, 1,32,000 में एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन कितनी, 90,000। पर मैं क्या बोल दूं, मेरे पास बच गई इतनी रकम, बात खत्म होगी जी। और कुछ कैश आया नहीं गया नहीं जी, इसके बाद की कोई कहानी है। बिल्कुल है, जो इधर इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ पाई थी, बट हमें पता है इक्विटी डिविडेंड गया कितना, 1,20,000। तो अब बताओ 1,02,000 हमारे पास बच गया, 1,02,000 इज द फाइनल आंसर। 1,80,000 कैसे आ रहा था बेटा बताना। हाँ वो टैक्स की कंफ्यूजन थी तब बाद जब ऑलरेडी पे करते हैं, जिससे अकाउंट्स में कभी कभी एक्रूवल पे चलता है प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, अच्छा, उसमें डाउट आ रहा। अब मान के चलो ये टैक्स चला गया यहाँ पर, वो बाद में पहले वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। चलो जी, सो यहां से हम कहां से स्टार्ट करें, 1,32,000 क्या था जी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। तो आप अपने पास प्रॉपर स्टेटमेंट बनाओ पर्टिकुलर्स रुपी करके, अर्निंग्स फॉर इक्विटी 1,32,000 प्लस डेप्रिसिएशन 90,000 माइनस इक्विटी डिविडेंड 1,20,000, नेट फंड फ्लो आपके पास आ गया 1,02,000, 1,02,000। ठीक, डन है जी। अच्छा बच्चे, आपने बुक में देखा है कि किसी किसी चैप्टर के बैक में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, ईपीक्यू, इस बुक में है क्या, चेक करना।
कॉस्टिंग में तो होते थे, हर चैप्टर के एंड में कुछ ईपीयू ना ईपीक्यू सॉल्व क्वेश्चन दिख रहे हैं, कोई है? नहीं है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर कहीं दिख गए तो अपने लेवल पर सॉल्व कर लेना, वैसे ज्यादा यहाँ पर है नहीं है ना। पॉइंट इज, प्रैक्टिस के लिए अगेन अपने आप में ये रिसोर्स सफिशिएंट है। मैंने जैसे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बताया हुआ है, ये मेरे कोई अपने क्वेश्चंस तो है नहीं है, ना ही मैंने बीकॉम की किताबों से या सीएस सीएम में किसी और कोर्स से उठाकर रखे हैं। स्ट्रिक्टली आईसीआई का क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो पहुंचा हुआ है। और अगर किसी क्वेश्चन के ब्रैकेट में आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं लिखा, तो आईसीआई के किसी पुराने रिसोर्स से चल रहे हैं, बट है आईसीआई का ही रिसोर्स। और स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में तो उनकी आदत है, वो अपने पुराने रिसोर्सेज से ही डाल डाल के क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि किसी क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा है मटेरियल तो जी वो कर लेते हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल लिखा है वो कर लेते हैं, जहां पर नहीं लिखा वो छोड़ देते हैं। ये सारे के सारे आईसीआई के ही अपने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं प्लीज। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8। From the following details of X Limited, prepare the income statement for the year ended 31st December 2014. हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स और इनकम टैक्स रेट गिवन है। क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो आप लोग क्या करो, इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, सेल्स से शुरू करो और ईएटी तक ले जाओ। ईएटी के आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेल्स से शुरू करो और ईएटी तक ले जाओ, ब्लैंक फॉर्मेट। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो यू कैन स्टार्ट विद इट। अगर आपको कुछ सिर पैर समझ में आ रहा है, क्या वर्किंग्स कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद इट। इनकम स्टेटमेंट में फिट होने वाली एक ही चीज बताइए क्वेश्चन में, कौन सी? इंटरेस्ट। ज्यादा से ज्यादा आई हैव टैक्स रेट, और तो कोई रुपी वैल्यू है ही नहीं। हाँ जी, सोचो, इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सी लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। तो आप वर्किंग नोट बनाओ फाइनेंशियल लीवरेज का, वर्किंग नोट बनाओ फाइनेंशियल लीवरेज का। फाइनेंशियल लीवरेज का एक बार के लिए लिखोगे प्रॉपर फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बेसिक फॉर्मूला जो है वो पूरा पूरा लिखने की आदत डालें। फिर बाद में सोचते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, होता तो क्वेश्चन बताता, सीधी सी बात। हेंस फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या रह जाता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैन आई कॉल ईबीटी एज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? अब आपकी बात कुछ कुछ सॉल्व हो सकती है। फाइनेंशियल लीवरेज का नंबर आपको दिया हुआ है जी 2 टाइम्स, और इंटरेस्ट की अमाउंट है 2000। यहां से ईबीआईटी पता कर लें। Twice EBIT minus 4000 is equal to EBIT. Hence EBIT is
4,000. Hence, EBIT is 4,000. ठीक, इनकम स्टेटमेंट में गए और EBIT 4,000 रख दिया, वहां पर रेफरेंस दे दी, वर्किंग नोट नंबर 1 से आ रहा है. EBT आ गया 2,000 और EAT मेरे पास आ गया 1,400. नाउ थिंग इज EBIT से ऊपर रिवर्स वर्किंग में अब क्या करोगे बताओ? ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लोगे. ऑपरेटिंग लीवरेज का वर्किंग नोट बनाओ. वर्किंग नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग लीवरेज. तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई जी 12,000. कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई 12,000. तो फिक्स्ड कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8,000. अब सवाल है कि कंट्रीब्यूशन के अपवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स कैसे फिगर आउट करेंगे. ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन बचती है क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाली, क्या? वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स. एक्सक्यूज मी, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना परसेंटेज है? 75%. बच्चे अब ध्यान से देखो, आप लोग तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, मेजोरिटी बच्चा. अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है, दिस इंप्लाइज कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है, और कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? पीवी रेशो. पीवी रेशो का मतलब ही यही है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, याद है ना? दिस इंप्लाइज सेल्स इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 25%, कितनी? 48,000. ये वर्किंग नोट भी बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 3. सेल्स इज इक्वल टू 48,000 रुपीज. इनकम स्टेटमेंट में ले जाए. चलिए जी, हेंस वेरिएबल कॉस्ट आ गया 36,000. इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आ सकता है. 3 के नंबर हैं जी. चलो, अब आप सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जी, पूछा क्या है वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में? इनकम स्टेटमेंट ए और बी की. तो आप ए की इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिसमें कंपनी और कंपनी बी का कॉलम एक साथ बन जाएगा. कंपनी ए का कॉलम, कंपनी बी का कॉलम, जो चीज समझ में आती है शुरू कर. क्वेश्चन नंबर 7. ईपीएस तो चाहिए नहीं बच्चे, ईएटी तक लाकर बात खत्म करनी पड़ेगी. रीजन बीइंग कोई प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है. यही अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना होता है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की है ही नहीं इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ईएटी पर ही रोक रहे हैं हम. ठीक है,
1,05,000 का 60% करके बताओगे? 63,000। हाँ जी, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो पहले रख देंगे और उसके बाद सोचो कंपनी ए के लिए वर्किंग नोट बनेगा फाइनेंशियल लीवरेज का, और कंपनी बी के लिए वर्किंग नोट बनेगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। पहले आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ जी, ईएटी कितना कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार आपके सामने इनकम स्टेटमेंट की सारी डिटेल्स रख देती हूँ। सेल्स आ रही है इधर 91,000 जी, कंट्रीब्यूशन 35,000, 15,000, 3,000, टैक्स 900। अच्छा इधर लीजिए, जो ग्रीन में मार्क्ड है वो है आपके पास जो भी मिसिंग डिटेल्स थी। इनको फिगर आउट करने के लिए दो ही वर्किंग नोट बनने हैं, कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए। अगर तो किसी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो मैं आपके सामने वर्किंग नोट रख देती हूँ, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बी, आपने कंपनी बी का कौन सा वर्किंग नोट बनाया बच्चे बताओ? ऑपरेटिंग लीवरेज का। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपने लगाया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? 4। कंट्रीब्यूशन पहले से आई हुई है 42,000 में है। ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी कितना आ गया? 10,500। 10,500 ही है। एक बार दिखाओ। बट 15,000 क्या है? नहीं, ये आप कंपनी बी के लिए कर रहे हो ना, तो ईबीआईटी तो 15,000। आपने ए को उठा के बी में लिख दिया। नहीं नहीं, अलग अलग है। इनफैक्ट कंपनी बी की मेरे पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है पहले से ही, क्योंकि कंपनी बी का सेल्स अवेलेबल है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, हाँ जी। और बताइए, कोई और वर्किंग नोट? कंपनी ए का क्लियर है सभी को? सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ईबीटी को क्या बोलोगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके। रेशो मतलब 4:1 या 2:1? सिंपली 2 टाइम्स। मतलब अगर लेट अस से ईबीआईटी अपॉन ईबीटी फाइनेंशियल लीवरेज है, तो ईबीआईटी इज 2 टाइम्स एज ऑफ ईबीटी।
1 मतलब अगर ईबीटी 1 है तो ईबीआईटी 2 है, मतलब ईबीआईटी दुगना है, 2 टाइम्स है। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास C7 से 9th, 9th की एक बार रीडिंग लो, जस्ट रीडिंग, ओनली रीडिंग 9th की। क्वेश्चन नंबर 9 की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी है बच्चे, इम्प्लाइड बात है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है। अदरवाइज वैसे खाली नाम मार्जिन ऑफ सेफ्टी या तो इन यूनिट्स इन रुपी होता है, ये तो 0.2 या 0.25 है, मतलब ये रेशो है। और लीवरेजेस चैप्टर में एमओएस रेशो का क्या रोल है? इसका रेसिप्रोकल इज ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि 0.2 का रेसिप्रोकल बताओ कितना, 5 और 4। तो कंपनी ए और कंपनी बी की ऑपरेटिंग लीवरेज है 5 एंड 4। ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई। आपके पास इंटरेस्ट है पीवी रेशो, पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है। दिस बिकम समवेयर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। जहां क्वेश्चन नंबर 8 हमने एक सिंगल कंपनी के लिए किया, यहाँ पर कंपनी भी अलग है, वर्किंग नोट काइंड ऑफ सिमिलर बन जाएंगे। इसको होमवर्क में ट्राई करना, नहीं हुआ सॉल्व, कोई दिक्कत आई तो मैं डिस्कस करवाने के लिए हूँ। इसको होमवर्क में ट्राई जरूर करके लाना, ठीक। चलिए जी, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने अभी प्रॉपरली टेकअप करना है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 कंसिस्टेड एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10% डिबेंचर्स है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स डिक्रीज्ड टू 1 लाख यूनिट्स एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर। ईयर 1 में 1,20,000 यूनिट्स है, ईयर 2 में 1 लाख यूनिट्स है। However, selling price stood at 12 per unit and variable cost at 8 per unit for both the years. Fixed expenses were at 2 lakh per annum and income tax rate is 30%. You are required to calculate the following. पहली requirement, degree of financial leverage at both the level of units. फिर degree of operating leverage at both the level of units. देखो, जहां मेरे पास इनकम स्टेटमेंट अलग अलग है, आपके जो बेसिक फॉर्मूला लगते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वो आंसर 1 लाख यूनिट्स के लिए अलग आएगा और 1,20,000 यूनिट्स के लिए अलग आएगा। ऐसी फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर भी अलग अलग आएगा। तो पहली दो रिक्वायरमेंट तो वहां पर है, आपने क्या करना है, दोनों सालों की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लीवरेज के आंसर देने दोनों साल के, शुरू कर दो ये काम। क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जागते रहे। अच्छा, ऑनलाइन से याद आया बेटा जी, एक चीज है कि जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं ऑन ऑनलाइन बेसिस, जैसे अंजना, मीनू, शिल्पा, श्रुति एंड विशाखा, इन्हीं को ही ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। एंड ऑन अ लिमिटेड बेसिस, नेहा बेटा आपको जो कि आपसे बात हुई है, ऑन अ वेरी लिमिटेड बेसिस कभी कभार। अदरवाइज जितने भी बच्चे यहाँ पर फेस टू फेस मोड के लिए रजिस्टर्ड हैं, एक भी दिन ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिलने वाला, नो मैटर व्हाट द जेन्युइन रीजन इज, नो मैटर व्हाट द जेन्युइन रीजन इज, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली अगर अभी हम अलाउ करना शुरू कर दें तो आगे आगे आ रही हैं सर्दियां, फिर सुबह आप लोगों से उठा नहीं जाना, फिर आने हैं मैसेज, मैम तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत बेटा सर्दियों में किसी की ठीक नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती है फिर तो। मैं कभी बोलूंगी नहीं बेटा, मैं भी अपने घर में रजाई से क्लास ले लेती हूँ आज, कभी नहीं होने वाला, मन किसी का नहीं करता सुबह सुबह उठने का। उठ के आते हैं ना सभी। पहले 1,20,000 का यूनिट्स, बिकॉज वो एक प्रीवियस ईयर की बात है, फिर करंट ईयर। सेल्स एट द रेट
12 पर यूनिट। 14,40,000 और 12 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 8 पर यूनिट और 8 लाख कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन 4,80,000 4 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने बताया था 2 लाख और 2 लाख। हाँ जी, ईबीआईटी आ गया जी। ईबीआईटी 2,80,000 और 2 लाख माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी, 10 लाख का डिबेंचर है, इंटरेस्ट रेट 10%, 1 लाख 1 लाख। ये आ गया जी ईबीटी 1,80,000 और 1 लाख। टैक्स रेट 30%, तो ईएटी आ जाएगा। हाँ जी, ईएटी कितना आ रहा है बेटा? 1,26,000। अच्छा, ईपीएस तक ले जाओ, बिकॉज एक मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट है, कुछ ईपीएस की बात कर रही है। ईपीएस तक ले जाओ इसको। ठीक है, बिकॉज कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही बन जाता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास रहेंगे 10,000, हेंस अर्निंग पर शेयर आ रहा है 12.6 और 7। ओके, नाउ क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल लीवरेज। बच्चे अगेन मैं बार बार बोलूंगी, आपको भले ही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, स्टिल एक बार के लिए हर क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मूला लिखने की आदत डालें। ये ना हो कि आप मेजोरिटी क्वेश्चंस में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ही लिख रहे हैं, फिर जिस क्वेश्चन में जेन्युइनली प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ वहां पर भी चल रहा है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। ईबीआईटी 2,80,000, ईबीटी 1,80,000। ये कितना आ रहा है? 1.56। 1.56 2 टाइम्स ऑपरेटिंग लीवरेज हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ रही है ये? 1.71। ठीक है, आपको आगे थर्ड डेसिमल प्लेस या फोर्थ डेसिमल प्लेस तक लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डन यहां तक। अभी एक और रिक्वायरमेंट भी है क्वेश्चन की, बट ध्यान से सुनिएगा। कई बारी ना क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में आ जाता है, गिव अ कमेंट। कमेंट क्या कि ईयर 1 में मेरे पास लीवरेज के नंबर हायर चल रहे हैं या लोअर चल रहे हैं? लोअर। लोअर।
और ईयर 2 में आकर वो नंबर बढ़ रहा है। ये बढ़ने का कारण क्या? लीवरेज कम से ज्यादा क्यों हो रही है? बिकॉज आउटपुट कम हो रहा है। आउटपुट कम हो रहा है मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज को लेकर रिस्क इंक्रीज हो गया है जी। हेंस रिस्क का इंक्रीज होना, लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क आफ्टर ऑल, हेंस लीवरेज भी हमारी बढ़ रही है। सो सिंस आउटपुट इज डिक्रीजिंग, रिस्क इज इंक्रीजिंग एंड हेंस लीवरेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कई बार ऐसा कॉमेंट बोल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे, खैर पूछा नहीं अभी। तीसरी रिक्वायरमेंट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस। ईपीएस डिक्लाइन कर रही है, कितने परसेंट से डिक्लाइन कर रही है जी? वो डिक्लाइन करी 5.6 से, कहां से? 12.6 से। तो ये डिक्लाइन है आपके पास 44.44%। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये ईपीएस गिर रही है उसके गिरने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण है कि ईपीएस गिर गई है। क्या? सेल्स कम हुई है, आउटपुट, इंटरेस्ट। ईपीएस के गिरने का कारण कि इंटरेस्ट में कोई बदलाव आया, चेंज क्या ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से ईपीएस यूनिट्स मेरे कम हो गए। और बाय द वे वो परसेंटेज डिक्लाइन इन यूनिट्स कितना है बेटा? 1,20,000 यूनिट्स थे पहले, अब वो 1 लाख पर आकर गिर गए हैं। तो व्हाट इज दिस परसेंटेज डिक्लाइन? 7.7. तो हम कह रहे हैं जी सेल्स गिरी 16.67% से, ईपीएस उसी की वजह से गिर गया 44.44% से। ईपीएस मैग्नीफाई होकर गिरा है जी। 2.67 टाइम्स आपने निकाल तो लिया, फिर निकाला क्या ये बताओ? मैग्निफिकेशन निकाली है। ध्यान से देखो जो कि गौतम ने पॉइंट आउट किया है जी। परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो कि इसमें मेरे पास है कितनी? 16.67%। उसकी वजह से ईपीएस जो है वो गिर गया 44.44% से। और ये आंसर आप मुझे 2.67 टाइम्स निकाल रहे हैं, बट ये है क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ध्यान से सुनो, इसको आप नाम दोगे कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज। वाई द नेम कंबाइंड? अब ध्यान से सुनो, इसमें दोनों तरीके के रिस्क आ गए हैं, ऑपरेटिंग रिस्क भी, फाइनेंशियल रिस्क भी। इसमें दोनों तरीके के फिक्स कॉस्ट की बात होगी। ध्यान से देखो जी, सेल्स गिरी 16.67% से, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली गिरा, हेंस कंट्रीब्यूशन भी 16.67% से गिरी। बट कंट्रीब्यूशन की बात, क्या फिक्स कॉस्ट गिरा? नहीं। तो पहली मैग्निफिकेशन तो यहीं पर ही आ गई, ईबीआईटी पर। बट ईबीआईटी के बाद क्या इंटरेस्ट भी मेरा गिर रहा है? नहीं जी। तो मैग्निफिकेशन का एक और कारण इंटरेस्ट भी बन गया। हेंस दोनों रीजन को साथ में देखते हुए हमने बोल दिया कॉन्सेप्ट कंबाइंड लीवरेज। इसको हम ओवरऑल लीवरेज भी बोल देते हैं। ठीक, यही है मेरा अगला टॉपिक, कंबाइंड लीवरेज विच एक्सप्लेन चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन सेल्स। आपने इसी चीज को अभी तक तोड़ तोड़ के पढ़ा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस फॉर्मूला को तोड़ना हो, मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कौन सी लीवरेज के न्यूमरेटर में आता था? फाइनेंशियल लीवरेज। उसके डिनोमिनेटर में क्या आता था फिर? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इधर से ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज बताना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कहना इसे दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? यही परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हेंस कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। बात समझ में आ रही है जी? सारी बातें लिखी हुई आगे जाके, कोई चक्कर नहीं, पहले समझ लो। मल्टीपल क्लियर हो गया जी? अच्छा, इनके अपने अपने बेसिक फॉर्मूला बताना। ऑपरेटिंग लीवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, और इधर ईबीआईटी माइनस प्रीटैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बताओ ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हो गया जी। यही फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है जब ये प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी, कंबाइंड लीवरेज। चेक कर लो,
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और बेसिक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। नाउ इधर भी वही रिमार्क्स लिखो, calculated at a particular level of output, calculated at a particular level of output, and इसमें change is measured from that output, change is measured from that output for which first formula is applied. Change is measured from that output for which first formula is applied. ठीक है, आप चाहे चेक कर लो एक बार, मैं आपको वापस उस क्वेश्चन की तरफ लेकर जाती हूँ बच्चे। आपने कंबाइंड लीवरेज का ये आंसर मुझे 2.67 टाइम्स बताया था, परसेंटेज चेंज वाला। ये चेंज आपने कहां से मेजर किया? 1,20,000 या 1 लाख यूनिट्स पर? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 के लिए इसका अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। लगाना तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 4,80,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो डिनोमिनेटर में सिर्फ ईबीटी आएगा, 180। 480 बाई 180 करके बताओ, 2.67 टाइम्स आ गया, 2.67 टाइम्स आ गया। तो चेंज जहां से मेजर किया है वहीं से हमने ये वाला फॉर्मूला, वहीं पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, ओके। अब जो चीज बुक में नहीं लिखी हुई है वो आप लिखेंगे। एक तो कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ये चीज, बट यूज एज लास्ट रिजॉर्ट, यूज एज लास्ट रिजॉर्ट। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे कंबाइंड लीवरेज पूछ रहा है जी, आपके पास अगर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आप अगर उसी क्वेश्चन में दोनों लीवरेजेस ओएल और एफएल कैलकुलेट कर भी चुके हो तब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ, शॉर्टकट ना मारो। कारण क्यों? ध्यान से सुनो, ये भी तो कई बार अप्रोक्सीमेटेड होती है, इनको भी तो आप 2 या 3 डेसिमल प्लेस पर लाकर रख देते हो। फिर दो फिगर जो कि ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड है उनको मल्टीप्लाई करके फिर कंबाइंड लीवरेज का आंसर भी अप्रोक्सीमेटेड ही आ जाएगा, थोड़ा सा एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। अगर तो ये कड़क फिगर है, गो अहेड है जी, मान लो ये 3 है ये 2 है, कंबाइंड लीवरेज क्या है? 6, आईसीए की तरफ से अलाउड है जी, कर लो। बट अगर ये कड़क फिगर नहीं है, इसका बेटर क्या है? ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है जी। अच्छा, आपने एक लाइन ना फाइनेंशियल लीवरेज में लिखी थी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वाली। इधर भी क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है ना, वो क्या लाइन थी? इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड देन percentage change in EPS is equal to percentage change in EBT is equal to percentage change in EAT। ये बात यहां पर भी अप्लाई करेगी, बट ये अप्लाई कब कर रही है? इफ देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, कंबाइंड लीवरेज, ओवरऑल लीवरेज, इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूला से रिलेटेड है। इट इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ सेल चेंजेस ऑन ईपीएस। नाउ सेम लॉजिक, सेम एनालिसिस वाली बात, अगर ओएल और एफएल 0 to 1 के बीच में नहीं हो सकते, मतलब कंबाइंड लीवरेज भी 0 to 1 के बीच में नहीं हो सकते, इट कैन बी इधर 1 और मोर और 0 और लेस। अच्छा, कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। ये डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अगर दोनों ही लो हैं तो दोनों को मिलाकर मल्टीप्लाई कर कंबाइंड लीवरेज भी लो ही आएगी। ऐसे में बोला जाता है कंपनी बहुत ही सेफ गेम प्ले कर रही है जी, ना उसने ऑपरेटिंग एंगल में ज्यादा पंगे लिए ना फाइनेंशियल एंगल में ज्यादा पंगे लिए। इतना भी सेफ साइड में रखना अपने आप को ठीक बात नहीं है, क्योंकि कल को कोई फेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी हो, बढ़ चढ़ के मैग्नीफाई होकर ईपीएस हमको मिलने नहीं वाला जी, कोई फायदा नहीं ऐसी चीजों का। थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है।
सो बोथ द लीवरेजेस अगर लो है तो कंबाइंड भी लो आ रही है, नॉट एन ऑप्टिमम सिचुएशन। अच्छा, अगर दोनों ही हाई हैं, सोचो ऑपरेटिंग लीवरेज 7 टाइम्स, फाइनेंशियल लीवरेज 10 टाइम्स। सोचो ऑपरेटिंग लीवरेज 7 और फाइनेंशियल लीवरेज 10, कंबाइंड कितनी होगी? 70 टाइम्स। 70 टाइम्स का क्या मतलब है? अगर सेल्स गिरी सिर्फ 10% से, ईपीएस कितने से गिरेगा? 700% से। ज्यादा हो जाएगा, बहुत रिस्क है। ईपीएस 700% से गिरना अगर सेल गिरी, तो ये तो बहुत ही पंगे लेने वाली बात है, वेरी रिस्की, नहीं जाना इधर। तो बेटर क्या है, दो लीवरेजेस हैं, दोनों में से एक को लो रख लो और एक को हाई रख। तो कॉम्बिनेशंस भी दो पॉसिबल है। एक कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ऑपरेटिंग लीवरेज हाई रख लो तो फाइनेंशियल लो रख लो, या दूसरा कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग लो रख के फाइनेंशियल हाई कर लो। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में से भी बेस्ट कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, जहां पर ऑपरेटिंग रिस्क कम रखा गया, फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा बहुत ले लिया। इसका कारण पता है क्या है? ध्यान से सुनोगा बेटा। फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा लेना मतलब ईपीएस को मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलनी है। अच्छा, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा लेकर मैग्निफिकेशन किसको मिलती है? ऑपरेटिंग लीवरेज में परसेंटेज चेंज किसका आता है? ईबीआईटी पर। ना हमने एफएम की पहली क्लास में समझा था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर खुश रहना चाहिए जी। इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी ईबीआईटी मैग्नीफाई करवा के उसको कुछ खुशी नहीं मिलने वाली। उसके हक की क्या चीज है? ईपीएस। जहां ईपीएस मैग्नीफाइड हो रहा है उसको वो चीज बेटर लगती है, हमने उसको खुश रखना है। इसलिए हाई फाइनेंशियल लीवरेज विद लो ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू दिस। उसको ईपीएस में मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है? वो ज्यादा मैग्निफिकेशन कब आएगी? जब फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा। ठीक है जी बात? ओके, चलिए। अब थिंग इज, चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो है वो मेजॉरिटी ओवर हो चुका है, 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट इज ओवर। 10% छोटी मोटी और एडिशनल चीजें होंगी, वो भी मैं सिखा दूंगी चलते चलते क्वेश्चंस में। अब थोड़ा सा हम पेस पिक करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन सामने आएंगे। आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा एक तो तीनों लीवरेजेस के फॉर्मूला आपको याद हो, बेसिक जो इनकम स्टेटमेंट वाला भी या परसेंटेज चेंज वाला भी। और कई बार क्वेश्चन सामने से ऐसे पूछेगा, आप ध्यान से देखना, पूछेगा इफ सेल्स चेंज बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन ईबीआईटी? बताओ कौन सी लीवरेज? ऑपरेटिंग लीवरेज। इफ सेल्स चेंज बाय 10%, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस? कौन सी लीवरेज? कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड सेल्स का इम्पैक्ट ईपीएस पर, और ईपीएस का इम्पैक्ट ड्यू टू ईबीआईटी, ये कौन सी लीवरेज है? फाइनेंशियल। तो अब क्वेश्चन की तरफ से लैंग्वेज ही आएगी, इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 15%, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी? तो पता होना चाहिए कौन सी लीवरेज तीनों में से लग रही है, ऑपरेटिंग लीवरेज लग रही। ठीक है जी, बस ये अब आपको क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस जी। क्वेश्चन नंबर 11, a firm's detail are as under: sales at the rate 100 per unit, variable cost, fixed cost. फिर it has borrowed 10 lakh at 10% per annum and its equity share capital is 10 lakh, face value 100 each. It is in tax bracket of 50%. कैलकुलेट, पहली तीन रिक्वायरमेंट चेक करो, तीनों लीवरेज पूछ ली, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तीनों के आंसर दो। चलो शाबाश, शुरू कर दो ये काम। नहीं ना, आपका मोबाइल फोन आप मुझे दोगे? और अभी इस पर नेट चल रहा होगा? आप लास्ट में ये देखो, ये इंटर कॉस्ट नहीं है।
वैसे अपने लेक्चर्स अपने मोबाइल में लिखनी है लैपटॉप पे फिर ना एक लिंक मैंने आपको सेंड भेजा है, एक बार आप परचेज कर लो, उसी लॉगिन आईडी से लैपटॉप पर जब लॉगिन करो तो फिर चल जाएगा। आप यहाँ से करो, हो गया बच्चे? हाँ, ये पैसे ये फिर शुरू हो गए। ठीक है, एक बार इसका ना कॉन्फर्म देखो, 1 2 3 करके सीक्वेंस में शुरू करना चाहिए, वो नहीं पहले लेक्चर जितना बच्चे समझते हैं। एक बार लैपटॉप पे वो लिंक से ओपन करने की कोशिश करना, जो मोबाइल नंबर इधर डाला उधर ही डालोगे, फिर देख ले वो सेम लिंक। हाँ, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था इस टाइम। चलिए जी, हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर किसी के पास है? फाइनेंशियल लीवरेज, बिकॉज ये दोनों कड़क फिगर है इसलिए कंबाइंड लीवरेज में कर सकते हो। ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 टाइम्स। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। कहां मल्टीप्लाई नहीं रेकमेंडेड है? जहां पर पॉइंट्स में है फिगर्स। हाँ जी, डन हो गया। तीनों लीवरेजेस 6 2 एंड 12। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अरे इसमें हम फिर लीवरेज इस्तेमाल करेंगे ना इसमें हम। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज करनी है। जब बच्चे पहले ना ये वाली रिक्वायरमेंट देखो सभी लोग, रिटर्न ऑन इक्विटी। पहली बात तो रिटर्न है तो इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। इक्विटी वालों के लिए क्या बचता है इनकम स्टेटमेंट में, सोचो उनके हक की चीज क्या है, क्या उनको अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स मतलब जो रुपी वैल्यू है। देखो ईपीएस के डिनोमिनेटर में क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। मुझे बताओ आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है? 50,000 है, 50,000 है अर्निंग्स फॉर इक्विटी। जो पैट है वही है, राइट? अब ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मीनिंग क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट तो है 10 लाख, कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल नहीं है, तो बस 10 लाख ही रख लो। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 5%, दैट्स इट। तो ईपीएस ना पूछ के इन्होंने आरओई पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। धीरे धीरे करके काफी रेशियोज तो आप चलते सिलेबस में कवर कर लोगे, इसलिए जब रेशियो एनालिसिस चैप्टर सामने आएगा अब तब तक आपको ये रेशियोज वैसे ही पता चल चुकी होंगी। हाँ जी, नाउ लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? बेटा सेल्स का इंपैक्ट ईबीआईटी पर कौन सी लीवरेज कैप्चर करती है? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो लगाओ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज वाला। ओके, ओके, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कह रहे थे 6 लाख से बढ़ रही है, ओरिजिनल सेल वैल्यू कितनी है? तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स है जी 25%। अच्छा ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आई हुई? 6। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ रहा है?
150%, hence revised EBIT. ओरिजिनल EBIT बताना बेटा 2 लाख है। अच्छा, इसने इंक्रीज होना है क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हो रही थी, 150% से इसने इंक्रीज होना है, यानी कि 3 लाख से इंक्रीज होना है। फाइनल टोटल फिगर कितनी हो गई? 5 लाख। हाँ जी, डन हो गया। आप चाहो तो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट ऐसे रफली बनाकर वेरीफाई कर सकते हो कि रिवाइज ईबीआईटी इज गोइंग टू बी 5 लाख। पॉइंट इज आप लीवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो और आप आंसर दे रहे हो रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाकर, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस चीज से नाराज हो सकता है। भले ही सही आंसर दे रहे हो 5 लाख, तभी भी एग्जामिनर ने बोला लीवरेज का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई किया नहीं। इसके पहले की सारी रिक्वायरमेंट ही वैसे लीवरेज की थी, पता चल रहा है लीवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है जी। फिर भी बच्चे ने रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बना ली तो मार्क्स कट हो सकते हैं। However, if you want to prepare revised income statement and then verify correctness of your solution, you can. कैसा सेल्स बढ़ गई जी कितने से? 6 लाख से, मतलब पहले 24 लाख की थी, अब सेल्स कितनी हो गई? 30 लाख। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सेल्स चेंज होगा। आपके पास ओरिजिनल सेल्स थी 24 लाख की, अभी हो गई है 30 लाख। अच्छा, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 50% था, तो इधर भी 50%, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 15 लाख। फिक्स कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड चेंज नहीं होगा, हेंस ईबीआईटी आ रहा है 5 लाख। तो ईबीआईटी तो सही आ रहा है, बट इट इज बेटर टू अप्लाई लीवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया जी? डन है क्वेश्चन? ऑल राइट, मूविंग अहेड प्लीज। बच्चे पहले ना एक बार क्वेश्चन नंबर 13 की शक्ल देखो। क्वेश्चन नंबर 13 की शक्ल, हाँ जी, किया हुआ है। कब किया था? कल, जब दो अलग अलग सिचुएशंस में दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट थी। रिमेंबर, कल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, तोड़ तोड़ के इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी। पहले सेल्स से गए थे हम ईबीआईटी की तरफ, ऑपरेटिंग लीवरेज 2 निकाली थी, फिर दो दो ईबीआईटी अगर आ रहे थे तो आगे इंटरेस्ट भी तो दो दो है, चेक कर लो। दो दो टेक, दो दो प्लान है ए और बी। तो फाइनेंशियल लीवरेज कितनी निकली थी? 4। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकलनी है 2, फाइनेंशियल लीवरेज कितनी निकलनी है? 4। मेरे अब ये क्वेश्चन आपसे कंबाइंड भी पूछ रहा है, बेटा एक बार वैसे सोच के देखो कंबाइंड कितनी निकलेंगी। कितनी? 8। 4। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सिंप्लीफाइड वे में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन तो मेरे पास सेम ही है, आप ये चेक कर लो। डिफरेंस ही इस क्वेश्चन में कहां से आना शुरू होता है? फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन तक बात सेम है जी, बट ईबीटी 4 निकलने वाले हैं, इसलिए कंबाइंड लीवरेज भी निकलेंगी 4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, आप इनकम स्टेटमेंट बनानी शुरू कर देना। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज तो निकाल ही लोगे, वहीं से आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कंबाइंड लीवरेज भी मेरे पास 4 ही निकलेंगी। बेटा ये ले जाओ होमवर्क में, बिल्कुल जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस अब ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और साथ के साथ कंबाइंड भी निकालनी है। ठीक, ओके ओके ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, Betatronics Limited has the following balance sheet and income statement information. हमारे पास बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल 10% डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स में नेट फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर दी हुई है, सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए इंक्लूडिंग 60,000 की डेप्रिसिएशन, सीधा ईबीआईटी आ गया जी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीटी माइनस टैक्स करके ईएटी। तो पार्शियल इनकम स्टेटमेंट इज रेडी। इसे हमें अपनी तरफ से रीऑर्गेनाइज करना है इस सेक्शन को लेकर। हम बकायदा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, यहां तक का पोर्शन रिवाइज कर ले, बाकी उसके बाद रेडी है।
Determine degree of operating, financial, and combined leverages at current sales level if all operating expenses other than depreciation are variable cost. मतलब डेप्रिसिएशन इज दी ओनली फिक्स कॉस्ट। आज ये क्वेश्चन में हमें ऐसी अजम्पशन लेनी पड़ी थी, अब क्वेश्चन सामने से बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को छोड़ के सारे वेरिएबल है, मतलब डेप्रिसिएशन ही इकलौता फिक्स्ड कॉस्ट है। चलो जी, पहले तो आप अपनी इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज कर लो, आप अपने पास इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज कर लो और उसके बाद तीनों लीवरेजेस के आंसर कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है बच्चे? ठीक है, चलिए अब तीनों लीवरेजेस आगे फर्स्ट पे आंसर। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर बताना बच्चे। अब कंबाइंड लीवरेज में इसका अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी वाला। रीजन बीइंग ऑपरेटिंग लीवरेज शायद थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटेड थी, बट वैसे कंबाइंड लीवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला लगाओगे तो कड़क आंसर आता है 1.75 टाइम्स। किसी के पास अगर ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो बता देंगे। हाँ जी, डन, ओके। सेकेंड रिक्वायरमेंट प्लीज। If total assets remain at same level, but sales, one, increase by 20% and two, एक और situation है, decrease by 20%, what will be the EPS at new sales level? तो second requirement में भी दो सब पार्ट है। अगर सेल्स बढ़ेंगी 20% से तो ईपीएस क्या होगा, सेल्स कम होगी 20% से तो ईपीएस क्या होगा। अगेन रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी है, लीवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पर, कौन सी लीवरेज? कंबाइंड। पहले तो ये पता कर लो ओरिजिनल ईपीएस कितनी है जी। ओरिजिनल ईपीएस, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 1,04,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बेटा? 80,000। कितना बता रहे हो आप मुझे? 1.3। फिर
फिर इसमें फर्स्ट रिक्वायर आप ना पहले कॉन्सेप्ट ही लगा लो, कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगेन मैं वर्ड चेंज यूज कर रही हूं, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखा अभी यहां पर। ये आपके पास 1.75 थी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और ये 20% है जी। सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आ गया? 35%। अब सब रिक्वायरमेंट 1, if sales increase by 20%, comma, EPS will increase by 35%। तो रिवाइज ईपीएस बताओ अब। ओरिजिनल था 1.3 प्लस ये 35% से बढ़ जाएगा, तो आपने मुझे बताया 1.755। ओके, फिर सेकंड, if sales decrease by 20%, EPS will decrease by 35%, और उस केस में रिवाइज EPS कितना है? 1.3 माइनस 35%, ये आपने मुझे बताया 0.845। कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, आज मैंने आपको फिलहाल होमवर्क में 2 ही क्वेश्चंस बताए हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीटेड होने चाहिए। बच्चे ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इस चैप्टर में आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा चैप्टर के एंड में होमवर्क का। हैविंग सेड दैट, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आंसर ही मैच करने हैं, बिकॉज जब होमवर्क ज्यादा दिया जाता है तो कई बार क्लास का टाइम बचाने के लिए पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होती है। इट डिपेंड्स अपॉन बैच टू बैच, किसी किसी बैच में मैं शेयर कर भी देती हूँ, किसी किसी बैच में नहीं भी शेयर करती हूँ। तो आज के लिए आप मुझे एक रिमाइंडर दे देना, मैम प्लीज शेयर दी सोल्यूशन टू होमवर्क। बट रिक्वेस्ट है सभी से, इस गलतफहमी में ना रहे। हाँ पीडीएफ तो आ ही गई थी, होमवर्क ना भी करे तो काम चल जाएगा, पीडीएफ मेरे पास ही तो पड़ी है। ये पीडीएफ मोबाइल में पड़ी रह जाएगी, आपने ओपन भी नहीं करनी है लेटर ऑन, फिर कहोगे लेटर ऑन ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था, मैंने हाथ से सॉल्व किया नहीं। करो सॉल्व पीडीएफ से, अगर आंसर उसमें है मैच कर लो, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही टाइम बचाने के लिए एक और चीज है बच्चे, छोटी सी, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन हटा सकते हैं ना? आई होप मेरे पास अभी वो चीज पड़ी है। अच्छा, सामने लीवरेजेस लीवरेजेस लीवरेजेस, अगेन डिपेंड्स अपॉन बैच टू बैच। किसी किसी बैच में क्लास में चीज लिखवाई जाती है, मेरी राइटिंग की चीज है समरी। आपने क्या करना है, जो अभी आपने फ्रेश कॉपी स्टार्ट की है, फ्रेश कॉपी के बैक में समरी लिखनी शुरू कर दोगे। ऐसे ही 2-3 चैप्टर्स की तो आपको मिल जाएंगी, रादर 4 चैप्टर्स की आपको समरी मिल जाएगी। टाइम बचाने के लिए कह रही हूँ, पीडीएफ इसकी भी मुझसे मांग लेना। यू हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर। शिल्पा आप भी मुझे अलग से रिमाइंडर दे देना प्लीज। आपके साथ मैंने ये समरी की पीडीएफ है छोटी सी, बट इन वन गो सारी लीवरेजेस सामने आ जाएंगी। कल को आपने सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करना है तो याद आसानी हो जाएगी। बट ये भी मैं बोल रही हूँ कि आप सोचो एफएम सब्जेक्ट में चैप्टर की समरी मिल जाती है, फॉर्मूला पढ़ के चले जाओ, हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो, एफएम में नंबर आ जाएंगे 50/50। जी नहीं, हाथ से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो लीवरेजेस चैप्टर इज मोर देन जस्ट दीस लीवरेजेस के फॉर्मूला, बीच बीच में रेशियोज भी पूछ रहे हैं, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। ठीक, चलो तो रिमाइंडर दे देना 2 चीजों का, होमवर्क का एंड समरी पीडीएफ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।